तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के फिज़िक्स का नया चैप्टर और उसकी पूरी नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम क्लास 10th के फिज़िक्स के सारे चैप्टर एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सारे टॉपिक मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा दूँगा, ऐसे फ़ील करा दूँगा कि आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है? आज हम क्लास 10th का जो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है लाइट लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके बारे में आज ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप अच्छे से ये चैप्टर पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, ठीक है? अभी सबसे पहले आज कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। लाइट सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आप पहले भी शायद पढ़ चुके हो। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते रहेंगे। जो भी बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको लेक्चर में साथ साथ करवाता रहूँगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले हमें लाइट के बारे में पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन टू लाइट, लाइट होता क्या है। सोचो लाइट क्या होता है। आपने इससे पहले के भी स्टैंडर्ड में, बहुत छोटे थे तब से हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, 6-7 स्टैंडर्ड से हमें लाइट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है लाइट, आज तक आप क्या पढ़े हो। आपको ये पता होगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। हमको ये पता होता है कि लाइट की वजह से हम आसपास की जो हमारे सराउंडिंग है वो सारी चीज़ें हम देख पाते हैं। क्या होता है कि लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये जो पेन दिख रही है मेरे हाथ में, या फिर ये रिमोट दिख रहा है, या फिर आपके स्क्रीन में मैं दिख रहा हूँ, ये बोर्ड दिख रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हैं, जो लाइट वो बोर्ड के ऊपर या मेरे ऊपर गिर के आपके तरफ आ रही है और वो आपकी आइज़ में जा रही है और हमें ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो लाइट क्या होता है। तो लाइट अगर फंडामेंटल बात करें तो लाइट क्या होता है, एनर्जी होती है। क्या होता है लाइट, एक एनर्जी होती है, टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। कैसी एनर्जी, ठीक है। वेव फॉर्म में भी होता है लाइट, पार्टिकल फॉर्म में भी होता है। ये चीज़ आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि लाइट एक टाइप ऑफ एनर्जी है। वो एनर्जी वेव फॉर्म में भी हो सकती है, पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकती है। वेव फॉर्म मतलब क्या सर, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होगे, साउंड जो है, साउंड क्या होता है, एक वेव होती है। वैसे लाइट भी क्या है, एक वेव है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट भी ऐसे वेव नेचर भी शो करती है, वैसे ही पार्टिकल नेचर भी शो करती है। पार्टिकल नेचर मतलब क्या, आपके आसपास जो मैटर पड़ा हुआ है, मैं हूँ, आप है, बॉल है, ये सारे पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल नेचर शो करते हैं, ठीक है। हम सब की वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, वैसे लाइट भी पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। और लाइट दूसरी क्या चीज़ करता है, इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी चीज़ अगर आप देख पा रहे हो, किसकी वजह से देख पा रहे हो, लाइट की वजह से। अगर लाइट ना हो, अंधेरा हो, तो हम कुछ देख पाते हैं, नहीं देख पाते, ठीक है। तो लाइट इनेबल अस टू सी आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, साउंड जो है वो एक टाइप ऑफ वेव है, वैसे ही लाइट भी जो है वो एक टाइप ऑफ वेव है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। तो वेव नेचर भी शो करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको पता हो तो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें वेव नेचर या पार्टिकल नेचर के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब, रेक्टिलिनियर मतलब सीधा एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये भी हम बचपन में पढ़ते हैं कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है जब तक वो कोई एक मीडियम में हो। अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं तो फिर लाइट में थोड़ा डिफ्लेक्शन आता है, जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद लाइट बहुत सारे फिनोमिना अकर करता है, ठीक है। लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ऐसे बहुत सारे फिनोमिना जो है वो लाइट अकर करती है, ठीक है। वो सारे फिनोमिना के बारे में हम धीरे-धीरे जैसे ही बड़े होंगे वैसे पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ 2 फिनोमिना के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। थोड़ा बहुत स्कैटरिंग के बारे में हम आई वाले चैप्टर, इसके बाद जो चैप्टर है उसमें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। अभी ये तो सारी बच्चों वाली चीज़ें हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें तो शायद आपको पता होगी, पता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और एक बार आपको थोड़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्योंकि हमें कल पढ़ी हुई चीज़ भी आज याद नहीं रहती है, तो सर 1-2 साल पहले पढ़ा हुआ चीज़ हमको आज कैसे याद आए, है ना? ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब कि जहाँ से लाइट जो है वो निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस कर सके उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सन की बात करें, ठीक है, सन में से लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। सन क्या करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो सुबह हमारे तरफ आती है, तो हमें पूरी हमारा जो आसपास का जो नेचर है वो सारी चीज़ें हमें दिखती है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आपके रूम में बल्ब होगा, ठीक है, तो बल्ब भी क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बल्ब क्या कर रहा है? लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे ही ट्यूब लाइट होती है, ठीक है, आपकी फ़ोन जो है उसकी स्क्रीन जो है वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो भी अपनी खुद की लाइट क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अभी एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मून जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं? थोड़ा सोचो। मून क्या अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकता है? तो आंसर है नहीं कर सकता है। मून कैसे हमें ऐसे चमकता हुआ मून रात को दिखता है? सन की जो लाइट होती है वो मून की सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। सन की लाइट जो होती है मून के ऊपर गिरती है, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंख में आती है, तो हमें मून जो है वो अच्छे से ब्राइट दिखता है, ठीक है। वरना मून के पास अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है, मून लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मून में भी रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन क्या होता है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स इट्स ओन लाइट, खुद की लाइट जो प्रोड्यूस कर सके उसे हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। विदाउट रिलाइंग ऑन अदर ऑब्जेक्ट फॉर लाइट, कोई अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। जैसे मून है, मून सन के ऊपर रिलाई करता है अपनी लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। उसके एग्जाम्पल क्या होता है? ऑब्जेक्ट इंक्लूड विथ सन, स्टार्स, फायर फ्लाइज, ये सारी चीज़ें क्या है? अपनी खुद की लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसीलिए वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं। अभी दूसरा क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये भी आपको पता होगा। नॉन ल्यूमिनस मतलब जो ल्यूमिनस में पढ़ा उसका उल्टा, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है। अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस ना कर सके मतलब आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, मेजॉरिटी में सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। सारे नॉन ल्यूमिनस, सारे तो नहीं, मेजॉरिटी में सारे, क्योंकि बल्ब वगैरह जो है वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मेरे हाथ में जो पेन है, मैं हूँ, मेरे चश्मे हैं, ये बोर्ड है, आपके आसपास बहुत सारी चीजें पड़ी होगी, टेबल, पंखा, चेयर, ये सारे क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब कि जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस ना कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे नॉन ल्यूमिनस, जैसे कि मून की भी अगर मैं बात करूं, वो भी नॉन ल्यूमिनस है, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके लाइट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके बेसिक बेसिक जो एग्जांपल है, मून है, अर्थ है, एवरीडे ऑब्जेक्ट जैसे कि पेन है, बुक है, टेबल है, ये सारे क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये सारी चीजें तो आपको पता होगी। अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है सर? तो मैंने पहले आपको बताया कि एक फिनोमिना है, लाइट जो है वो एक फिनोमिना आकर करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मतलब कि बाउंस बैक होना। क्या सर सिर्फ लाइट ही बाउंस बैक होती है क्या? सिर्फ लाइट ही रिफ्लेक्शन करती है? तो इसका आंसर है नहीं, सिर्फ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक होना। बाउंस बैक तो अगर आप एक बॉल लोगे, उसको अगर दीवार के ऊपर थ्रो करोगे तो वो भी बाउंस बैक होगा, तो उसको भी हम रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे ही बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? सिंपल वर्ड्स में कि बाउंस बैक होना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट,
ठीक है? लाइट जब बाउंस बैक होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा के जब वो बाउंस बैक होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक सरफेस, ये मेरे पास एक सरफेस है, यहाँ से यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सन है मेरे पास, ठीक है? सन अपनी लाइट की रेज़ प्रोड्यूस कर रहा है, वो लाइट की रेज़ यहाँ पे आ रही है, ये सरफेस के ऊपर गिर रही है और क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है। यहाँ पे गिरी और बाउंस बैक हुई, यहाँ पे गिरी और बाउंस बैक हुई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब कुछ नहीं, बाउंसिंग बैक ऑफ रेज़ ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट से लाइट बाउंस बैक हो रही है, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आसपास की हमारी जो जितनी भी चीज़ें आप देख पाते हो, वो किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं। ठीक है? कि बल्ब या फिर सन या फिर कोई भी ऐसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनसे लाइट प्रोड्यूस होती है। वो लाइट जो है वो हमारे ऊपर, आप मुझे देख रहे हो, तो ये जो बल्ब है उसकी लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, वो बाउंस बैक होके आपकी स्क्रीन मतलब आपके तरफ आ रही है, तो आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है? आपकी आंखों में वो लाइट जा रही है, वो डिटेक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से हम क्या ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। तो आसपास के सराउंडिंग हमें क्यों दिखता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। समझ में आया? अभी यहाँ पे लिखा है पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस, ठीक है? पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस मतलब आपने मिरर देखा होगा, ठीक है? मिरर में एक एक साइड जो है वो एकदम शाइनी होता है, ठीक है? जहाँ से हमें हमारी शक्ल दिखती है, ठीक है? आप सुबह-सुबह अपनी खुद की शक्ल तो देखते होंगे, ठीक है? तो वो क्यों दिखती है? वहाँ पे मिरर होता है, मिरर के अंदर हमें वो सारी हमारी जो शक्ल है वो दिखती है। ठीक है? तो वो जो सरफेस है ना, जहाँ पे आप अपनी शक्ल देखते हो, वो शाइनी सरफेस बोलते हैं उसको, ठीक है? तो ऐसी शाइनी सरफेस में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, वो बहुत अच्छे से होता है, रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होता है, इसीलिए हमें हमारी शक्ल दिखती है। लेकिन सिर्फ़ रिफ्लेक्शन क्या ये पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस में होता है? तो नहीं। सिर्फ़ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस में रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है। रिफ्लेक्शन हर एक ऑब्जेक्ट करता है, इसीलिए हर एक ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। समझ में आया? सारे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट, ठीक है? आपके पास मेरे पास ये पेन है, ये ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, तो ये भी रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को, इसीलिए ये मुझे दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास ये फ़ोन है, व्हाइट कलर का जो है फ़ोन है, ये हमें दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, इसीलिए हमें दिख रहा है, ठीक है? तो ये सारे पॉलिश शाइनी सरफेस नहीं है, ठीक है? आपके आसपास जितने भी सरफेस है, वो मोस्ट ऑफ शाइनी सरफेस नहीं होते हैं, मिरर्स वगैरह ही शाइनी सरफेस में हम गिनते हैं। ये फ़ोन की ये बाजू की ये जो स्क्रीन है, ये भी शाइनी सरफेस में है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होता है, इसीलिए यहाँ पे अंदर हमें हमारी शक्ल दिखती है। लेकिन बाकी के जो रफ सरफेस होती है, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो शो करती ही है। समझ में आया? तो ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट प्रोड्यूस होगी, वो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी तरफ आएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंस बैक करती है लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हमने सोचा कि रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे लाइट बाउंस बैक हो रही है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें जो है वो बार-बार रिपीट हो रही थी। ठीक है, हम जब रिफ्लेक्शन को देखते हैं ना, तो कुछ चीज़ें बार-बार रिपीट होती है, तो उसको हमने यहाँ पे लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दिया। अभी लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले, लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब लॉ हम कब लगाते हैं कोई भी चीज़ की के आगे? जब वो हमेशा हो, ठीक है? कोई भी कंडीशन में वो चीज़ हमेशा हो, उसको हम लॉ बोलते हैं। वो जो कंडीशन या फिर वो जो पॉइंट है, वो हमेशा रिपीट हो रहा हो। कोई भी कंडीशन आप ले लो, हर जगह वो करेक्ट हो, हर जगह वो ट्रू हो, तो उसके आगे हम लॉ लगाते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की जो बार-बार रिपीट हो रही थी, ठीक है? कभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ये सारी चीज़ें तो हमेशा होगी ही, तो इस उसको हम क्या बोलते हैं? लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमने कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ नामकरण किए, कुछ-कुछ चीज़ों को नाम दिया, जिससे हम वो लॉ अच्छे से पढ़ पाएँ, उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर पाएँ। तो वो चीज़ें पहले देख लेते हैं, ये भी आपने पहले पढ़ा होगा। सबसे पहले जो लाइट गिर रही है, मतलब जो लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। जो रे गिर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है? ये मेरा हाथ है, यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है,
तो ये बल्ब से लाइट आके यहाँ पे टकरा रही है, तो जो आने वाली लाइट है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो गिर रही है, इंसिडेंट मतलब क्या? गिरना, ठीक है? तो इंसिडेंट रे मतलब कि वो वाली रे जो गिर रही है, यहाँ से ये लाइट ये सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस, या फिर इसको हमने प्लेन मिरर बोला। प्लेन मिरर जो आपके घर में जो आप शक्ल देखने के लिए अपने यूज़ करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे है, ठीक है? अभी ये इंसिडेंट रे गिर रही है मिरर के ऊपर, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे बाउंस बैक होगा। हमने अभी रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि लाइट की जो रे होती है वो क्या करती है? बाउंस बैक करती है। तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे आई वो बाउंस बैक कर गई, ठीक है? और वो रिफ्लेक्ट कर गई, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे आई वो मिरर के ऊपर पहले गिरी, उसके बाद वो क्या हुई? बाउंस बैक हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? रिफ्लेक्टेड रे। उसको हमने क्या नाम दे दिया? रिफ्लेक्टेड रे। जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, सिंपल। जो रे गिर रही है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अभी यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये लाइन कैसी होती है? 90 डिग्री बनाती है, किससे? मिरर से। ये ध्यान रखना कि ये जो लाइन जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं, वो क्या होता है? ऐसी इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, इसको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, ठीक है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो मिरर से 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ये सारी तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अभी ये नॉर्मल हमने लाइन ड्रॉ की, उसको हम एक रेफरेंस की तरह कंसीडर करेंगे। यहाँ से इंसिडेंट रे का जो एंगल बन रहा होगा ना, कहाँ से? नॉर्मल से। हमेशा ध्यान रखना कि हम जो एंगल मेजरमेंट लेते हैं, रिफ्लेक्शन जब भी हो रहा है, तब अगर हम जो एंगल की बात करते हैं वो हम हमेशा नॉर्मल से लेते हैं, ठीक है? कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे फंसा देते हैं कि मिरर से एंगल दिया होता है, ठीक है? तो हमें मिरर से एंगल नहीं देखना है, हमें कहाँ से देखना है? नॉर्मल वाली लाइन से एंगल देखना है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है उसको हम आई बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। वैसे ही नॉर्मल वाली लाइन से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना है उसको हम क्या उसको हमने नाम दिया स्मॉल आर, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो ये सारी चीजें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? अभी सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? ये ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है वही फर्स्ट है उसके बाद सेकंड है, आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ठीक है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। कि हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है? ये नॉर्मल लाइन से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, ठीक है? वैसे ही ये नॉर्मल लाइन है उससे जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो दोनों एंगल है ना वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है? इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है, दोनों हमेशा कैसे होंगे? सेम होंगे। उसको हम ऐसे मैथमेटिकली लिखे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अभी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, यहाँ पे हमने तीन चीजों के बारे में बात की। एक इंसिडेंट रे के बारे में बात की, एक रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात की और एक नॉर्मल लाइन के बारे में बात की। तो सेकेंड लॉ ये तीन के बारे में है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है वो हमेशा वन प्लेन में होंगे। अभी इसका मतलब क्या हुआ? कुछ सर समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है, वो उसको एक प्लेन मान लो। प्लेन मतलब क्या? एक 2D सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? एक प्लेन बोलते हैं। उसको एक प्लेन मान लो। तो ये जो इंसिडेंट लाइन है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये सारे ये बोर्ड वाली प्लेन में ही आ गए, ठीक है? तो ये एक प्लेन में हमेशा होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ मान लो, ठीक है? इसको हम एक प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, ये, ठीक है? अभी
जो लाइट है वो मैं बोर्ड की तरफ इंसिडेंट करवा रहा हूँ। इसको, ये जो पेन है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। अभी यहाँ से लाइट जो इंसिडेंट हुई वो रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये जो दूसरी पेन है, एक रेड कलर की ये जो पेन है, आई होप आपको दिख रही होगी, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे मान लेते हैं। और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये हमारा जो बोर्ड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहां से परपेंडिकुलर ये जो तीसरी पेन है ये परपेंडिकुलर मतलब ये नॉर्मल हो गई। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे जो रेड कलर की पेन है, और ये नॉर्मल, ये सारे मेरे हाथ वाले एक प्लेन में आ गए। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। समझ में आया कि हमेशा एक प्लेन में होंगे। अगर मैं इंसिडेंट रे को थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर दूं तो ये सारे भी ऐसे एडजस्ट होंगे कि ये सारे एक प्लेन में आ जाए। समझ में आया? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक 2D सरफेस वाले प्लेन में होंगे। ठीक है, हम जो प्लेन में इंसिडेंट रे को इंसिडेंट करेंगे वही प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगा और वही प्लेन में नॉर्मल भी होगा। समझ में आया? ओके, आई होप आपको ये वाला सेकंड लॉ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी आगे, अभी हम मेन पार्ट में आते हैं। ये सारी चीजें तो हम बचपन में पढ़ चुके होते हैं। ये जो स्फेरिकल मिरर, ये वाला टॉपिक शायद आपके लिए नया होगा। स्फेरिकल मिरर मतलब क्या? ऐसे मिरर जो एक स्फीयर का पार्ट हो। नाम में ही स्फेरिकल मिरर है ना। स्फेरिकल मिरर मतलब क्या कि एक पूरा स्फीयर होगा, उसके एक पार्ट को हम कट करके ये सारे मिरर्स बनाते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। कि ऐसा कोई स्फीयर होगा, इसको स्फीयर मान लो, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई एक स्फीयर होगा, उससे हम ऐसे कोई पार्ट को कट करते हैं और इतना पार्ट हम ले लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। या फिर यहाँ से मैंने ऐसे कट कर दिया, ये वाला पार्ट ले लिया, तो ये जो पार्ट हमने कट किया इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ऑब्वियसली। ये जो स्फीयर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो हमने कट किया है वो कैसा है, ऐसे कर्व्ड है, ऐसे कर्व सरफेस होगी, ऐसे स्ट्रेट सरफेस नहीं होगी। कैसी होगी, कर्व्ड सरफेस होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अभी स्फेरिकल मिरर जो है ना वो दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हो सकते हैं। अगर मैंने ये अंदर वाले जो सरफेस है उसको मैंने अच्छे से पॉलिश करके शाइनी सरफेस बना दिया, और बाहर वाली जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। रफ सरफेस को दिखाने के लिए ये वाला जो है यहाँ पे मैंने पॉलिश लगाया हुआ है। जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है ना वो सारी क्या है, मैंने पॉलिश लगाया हुआ है वहाँ पे। और ये जो अंदर वाला जो सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसे मिरर जहाँ पे अंदर गुफा के, ये गुफा जैसे बन रहा है ना, केव जैसा बन रहा है, तो ऐसे मिरर जहाँ पे केव वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करे लाइट को, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। यहाँ पे नाम में ही केव है ना, केव मतलब क्या, गुफा। यहाँ पे ऐसे गुफा जैसी बन रही है, यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अंदर वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। वैसे ही अगर यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर मैं ये वाली सरफेस को ऐसे पॉलिश लगा दूं और ये बाहर वाली जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, यहाँ से लाइट ऐसे आके रिफ्लेक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब कि जो केव वाला पार्ट है, जो अंदर गुफा वाला पार्ट है, वहां से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मतलब कि जहां से ऐसे पेट निकला हुआ है, मिरर का जहां से ऐसे पेट निकला हुआ है, वहां से अगर रिफ्लेक्शन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जो कर्वेचर हो वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो लाइट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, केव जैसा बन रहा है इसीलिए। और अगर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में जो कर्व्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो लाइट को, तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो ये दो टाइप के मिरर मेनली हमको पढ़ने होते हैं इसमें।
ठीक है, तो आई होप ये आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आगे देखते हैं हम। ठीक है, अभी ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तो हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे हमने कुछ कॉनकेव मिरर के कुछ कुछ पॉइंट को, कुछ कुछ पार्ट्स को कुछ नाम दे दिया है। वो सारे नाम क्या है, वो सारी चीजें हम अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो मैं अच्छे से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको कभी ये चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, मुझे स्फेरिकल मिरर्स बनाना है, तो मैं एक स्फीयर का यूज करता हूँ। ठीक है, ये स्फीयर को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। ठीक है, ऐसे यहाँ से मैंने ये स्फीयर को ऐसे कट लगा दिया है। ये स्फीयर है ना, सर्कल नहीं है। ये तो बोर्ड है, इसीलिए आपको सर्कल दिख रहा होगा। ये जो है वो स्फीयर है, ऐसे पूरा एक बॉल जैसा, गोला जैसा होगा। ठीक है, वहां से मैंने इतने पार्ट को मैंने कट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, उसको मैं पॉलिश कर देता हूँ, मतलब ऐसे। ये रफ सरफेस है, ये तरीका है रफ सरफेस को दिखाने का और शाइनी सरफेस को दिखाने का, वरना हमें पता कैसे चले। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाहर वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है। तो वो पता करने के लिए हम ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइंस जो तरफ ड्रॉ की है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, जहाँ पे लाइंस नहीं है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखना। हमेशा मिरर, अगर आप स्फेरिकल मिरर को ड्रॉ कर रहे हो या कोई भी प्लेन मिरर को भी ड्रॉ कर रहे हो, तो एक तरीका होता है, ऐसे हमें दिखाना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि कौन सी सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कभी भी ऐसे ही नहीं ड्रॉ करना है, हमेशा ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अंदर के पार्ट को पॉलिश किया, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाहर वाले पार्ट को पॉलिश कर दूंगा ऐसे। ठीक है, अभी ध्यान से देखोगे, ये स्फीयर है तो इसका एक सेंटर भी होगा। ऐसे मैं ऐसे सेंटर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट मैंने कट किया है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये अंदर वाली, ये केव वाली जो सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये मिरर कौन सा हो जाएगा, कौन केव मिरर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो बाहर वाली सरफेस है, जो पेट निकला हुआ है ना जहाँ पे मिरर का, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये कौन सा मिरर होगा, बोलो कौन सा मिरर होगा, कौन वैक्स मिरर होगा। ठीक है, बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब जहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसा है। ठीक है, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो ये दोनों मिरर आपको क्लियर हो गए। अब हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं, उसका हम नामकरण करेंगे। ठीक है, रेड ले लेते हैं। अभी ये स्फीयर है, इसका एक सेंटर होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो स्फीयर का सेंटर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कि मिरर है वो एक स्फीयर से बना हुआ है, वो स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाम में ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि जो ये मिरर है, ये जो मैंने काटा है मिरर को, वो किसका पार्ट है, एक पूरे स्फीयर का पार्ट है। वो स्फीयर का कोई सेंटर होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दी, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास हो रही है वो। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और ये एक्चुअली में पास कहाँ से होती है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट जो है, ये स्फेरिकल मिरर है ना, उसका सेंटर होता है। ये स्फेरिकल मिरर है, उसका कोई सेंटर भी होगा ना, मिडल पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, पोल बोल लेते हैं। उसको हम पी से डिनोट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। पोल कैसे याद रखोगे, पोल डांस होता है ना वो वैसे याद रख लेना है। जो सेंटर होगा कि मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं।
अभी ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, वो ये पोल से, यहाँ पे भी जो सेंटर होगा वो पोल होगा, ठीक है। अभी ये जो मैंने लाइन बीच में से ड्रॉ की है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या? कि ऐसी लाइन जो पोल से पास हो रही हो, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पोल से पास हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। पोल किसको बोलते हैं? जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या? कि जो मिरर जो है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, वो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, ठीक है। हमने पोल पढ़ लिया, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस हमने पढ़ लिया। अभी यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है अपर्चर। अपर्चर मतलब क्या? कि ये जो लेंथ होती है ना, यहाँ से मैंने कट किया है मिरर को, तो ये वाली जो लेंथ होती है, ये इतना, ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर मतलब क्या? कि ये जो मिरर की जितनी लेंथ होती है ना, यहाँ से मैंने मिरर को कट किया हुआ है, तो यहाँ से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अभी अपर्चर हो गया। अभी ये जो पोल है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। कुछ भी हम मेजरमेंट करेंगे, हम हमेशा कहाँ से करेंगे? पोल से करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने प्लेन मिरर में देखा हुआ था कि हम जो भी मेजरमेंट कर रहे थे वो हम नॉर्मल से मेजर कर रहे थे एंगल्स को, वैसे ही यहाँ पे पोल इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मेजर करोगे वो पोल से हम मेजर करेंगे। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का कुछ डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंस क्या होगा? तो सर हमें यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है, और वहां से ये सर्कल की जो एज है वहां तक का डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस बोलते हो ना, ये वाली जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली रेडियस बोलते हैं। तो इसका हमने नाम क्या दे दिया? आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल है। अभी यहाँ पे ये क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर ये जो कर्व्ड लेंथ होती है, मिरर की जो कर्व्ड लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। जो लाइन पोल से पास होती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके निकल जाए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ पोल मतलब सेंटर ऑफ मिरर, मिरर का जो सेंटर होता है, आपके स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अभी और दो चीजें रह जाती है, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये समझने के लिए हम आगे आ जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, ये अभी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर फोकस कहाँ पे लेना है, कौन सा फोकस है, पता नहीं चल रहा है। अभी ध्यान से समझ लेना मैं जो भी बता रहा हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। अभी ये जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सी साइड है? कौन सी साइड हो सकता है? पहले ये मुझे बताओ कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हमेशा ये साइड ही होगा? कॉन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हमेशा ये साइड ही होगा? ये साइड कभी हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है कि कभी कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये साइड हो जाए? सोचो, आंसर करो, ठीक है। या फिर हम ये क्वेश्चन भी है कि कॉनकेव मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हमेशा लेफ्ट साइड ही होगा? राइट साइड नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है ना, ठीक है। तो हम कभी भी कोई भी चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो हमेशा हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती है। एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। आप कभी कई बार शादियों में गए होंगे,
ठीक है। तो शादी में कभी दूल्हा और दुल्हन को आपने देखा हुआ है, ठीक है, कि नहीं सर, दूल्हा दुल्हन को थोड़ी ना देखना होता है, हमको तो खाने खाने से फुर्सत मिले तब हम किसी और को देखेंगे, ठीक है। मान लो कभी तो आपने देखा होगा दूल्हा या फिर दुल्हन को देखा होगा, तो दूल्हा हमेशा राइट साइड बैठता है और दुल्हन हमेशा लेफ्ट साइड बैठती है। तो मेरे मन में क्वेश्चन हुआ कि क्यों दूल्हा हमेशा राइट साइड बैठता है और दुल्हन लेफ्ट साइड बैठती है। तो मैंने जाके दूल्हे को पूछ लिया कि क्यों ऐसा होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे कल्चर में ऐसा ऐसा ही होता है कि हमेशा दूल्हा राइट साइड बैठता है, दुल्हन लेफ्ट साइड बैठती है। मैंने फिर पूछा कि अगर उल्टा कर दे तो दुल्हन राइट बैठ जाए, दूल्हा लेफ्ट बैठ जाए, तो बहुत ही बुरा होगा, ऐसा मुझे आंसर मिला। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मान लेते हैं हम कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि कॉन्वेक्स मिरर है, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा कौन सी साइड होगा, ऐसे अंदर की तरफ, राइट साइड होगा, ठीक है। और कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। राइट और लेफ्ट समझने से अच्छा है कि क्या समझना है कि जो रफ सरफेस है वो साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का होता है, और शाइनी सरफेस के तरफ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कॉनकेव मिरर का होता है। तो ऐसे ही होता है, हम ऐसा मान लेते हैं, हर जगह यही कन्वेंशन चलता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो ये साइड होता है और कॉनकेव का यहाँ पे। समझ में आया? ऐसे स्फीयर इमेजिन करके आप आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम फोकल लेंथ और फोकस के बारे में आते हैं। तो फोकस हम किसको बोलते हैं? हमारे पास यहाँ पे मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। अभी यहाँ से मैंने लाइट को इंसिडेंट करवाई, बहुत सारी यहाँ पे मेरे पास लाइन है जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये सारी लाइन कैसी है? पैरेलल है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। वो रिफ्लेक्ट होके जो पॉइंट पे मिल जाए, पैरेलल लाइंस, पैरेलल इंसिडेंट रे जो पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके मिल जाए ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, कोई भी मिरर का, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं कोई भी मिरर का। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। अभी यहाँ से एक बहुत सारी पैरेलल लाइंस आ रही है, वो ये कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और यहाँ से अभी ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर जो होता है ना, वो कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर मतलब, कन्वर्ज मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर देना। तो जितनी भी रेज आती है, कॉनकेव मिरर क्या करता है? उसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिला देता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसा होगा? डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग मिरर होगा। डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ज मतलब फिर फैला देना। तो जितनी भी लाइट रेज आप कॉन्वेक्स मिरर पे डालोगे वो सारी कैसी होगी? डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइट इंसिडेंट हुई वो ये तरफ फैल गई, ये जो लाइट इंसिडेंट हुई ये डायरेक्शन में चली गई, ये डायरेक्शन में। ऐसे सारी लाइट को कैसा कर देता है? फैला देता है हर तरफ, ये हर तरफ फैल गई। यहाँ पे क्या हुआ? सारी लाइट एक तरफ कन्वर्ज हो गई, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। अभी यहाँ पे तो सारी लाइट रेज डाइवर्ज हो गई, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल जाए, इंटरसेक्ट हो जाए। मैंने क्या बोला कि जहाँ पे सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इंटरसेक्ट हो, जहाँ पे मिल जाए, उसको हम फोकस बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में तो मिल नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं? ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, ये सारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे ये 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 जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसको हम क्या करते हैं? मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं? मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं। ये एक्सटेंड करने के बाद जो पॉइंट पे ये सारी लाइंस मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ये क्या है? फोकस। एक्चुअली में नहीं मिल रही है लाइन,
लेकिन उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन हमने पीछे की और क्या की है, एक्सटेंड की। तो ये जो यहाँ पे जहाँ पे ये सारी एक्सटेंडेड लाइन मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये एक्चुअल फोकस नहीं है, ये इमेजिनरी फोकस। एक्चुअल फोकस नहीं होता है कॉन्वेक्स मिरर के पास, इमेजिनरी फोकस होता है। ये जो है लाइट एक्चुअली में डाइवर्ज हो रही है, कहीं मिल नहीं रही है, हम क्या कर रहे हैं उसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करके बना रहे हैं, तो वहां पे यहाँ पे फोकस होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो कॉनकेव मिरर का फोकस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है। ठीक है, कि आगे की तरफ ही बनेगा, रियल फोकस होगा। ठीक है, वहां पे एक्चुअली में लाइन मिल रही होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि यहाँ पे तो सारी लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है, तो कभी मिलेगी तो नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये जो मिरर है उसकी पीछे की तरफ लाइंस को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। समझ में आया? तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे फोकस होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो रफ सरफेस है उसके आगे फोकस होता है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसके आगे हमने क्या देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर में जो रफ सरफेस है उसके आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब पीछे की ओर होता है। जहां पे फोकस है वहां पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि फोकस यहाँ पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे ही होगा। वैसे ही फोकस यहाँ पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे ही होगा। ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अपने माइंड में बैठा दो। अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे करके ऐसे एक स्फीयर इमेजिन कर लेने का, वहां पे जो स्फीयर का सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक स्फीयर इमेजिन कर लेने का, वहां पे जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे फोकस होता है, कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया। वैसे ही हम फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। जो फोकस से पोल तक के जो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। यहाँ पे भी फोकस, मैंने क्या बोला, पोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां से हम सारे मेजरमेंट लेते हैं। तो पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। जिसको फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये क्या हुआ, फोकल लेंथ, याद रखना है। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी अब तक आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमें धीरे 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 प्रोसेस करते जाना है, अपने माइंड को फीड करते जाना है। इसके बाद रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो यहाँ पे सारी कथा कर दूंगा, फिर आप भूल जाओगे। तो ना भूल जाओ उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सारी चीज़ें फीड करनी होती है। तो लेक्चर देखने के बाद एक बार पढ़ लेना, एक बार सिर्फ नज़र घुमा लेना, तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके याद हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो रिफ्लेक्शन में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हर बार रिपीट होती है। वो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्लेन मिरर में हमने देखा था। ठीक है, प्लेन मिरर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आप बचपन में पढ़ चुके होंगे कि वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टी है ना वो भी हम एक बार देख लेते हैं। प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। ये है मेरे पास एक प्लेन मिरर। ठीक है, यहाँ पे एक ये हो गई इंसिडेंट रे। ठीक है, आई से मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे।
आर से लिख देता हूँ। यहाँ से जो सीधी लाइन है इसको हम नॉर्मल बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा, तो इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रख, तो इसकी इमेज हमें प्लेन मिरर में यहाँ पे ऐसे मिलती है। आप अपनी शक्ल जब देखते हो, आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको मिरर के अंदर इमेज मिलती है, ठीक है। ये इमेज को हम कैसी इमेज बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अभी ये वर्चुअल इमेज मतलब क्या, कि ऐसी इमेज जो एक्चुअली में हमें कोई पेपर के ऊपर, कोई स्क्रीन के ऊपर नहीं मिल रही है, मिरर के अंदर मिल रही है, ठीक है, उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ये चीज़ डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगा कि वर्चुअल इमेज मतलब कि एक्चुअली में कोई स्क्रीन के ऊपर, कोई पर्दे के ऊपर आपको इमेज नहीं दिख रही है। जैसे प्रोजेक्टर, आप थिएटर्स में गए होंगे तो एक बड़े ऐसे पर्दे के ऊपर हमें वो इमेज दिख रही होती है, पिक्चर चल रही होती है, वो रियल इमेज होती है, वो एक्चुअली में पर्दे के ऊपर बन रही है, इमेज बन रही है। यहाँ पे एक्चुअली में बन नहीं रही है कोई स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मिरर के पीछे ही हमें एक वर्चुअल इमेज मिलती है, जिसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है। साइज, साइज इमेज का जो साइज होता है वो इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के साइज के। प्लेन मिरर में आप जितने लंबे हो उतने ही लंबे हमें आगे दिखता है ना। आपने बड़े बड़े मिरर्स देखे होंगे, आपकी जो हाइट है वही आपकी इमेज की भी हाइट होती है। तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ से? मिरर से, इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कैसा होता है? सेम होता है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस कैसे होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है। और कौन सा पॉइंट था, आपने पढ़ा होगा, लैटरल इन्वर्जन होता है। लैटरल इन्वर्जन मतलब कि जो लेफ्ट है वो राइट दिखता है। आप अपनी इमेज को अगर देखोगे मिरर में, मिरर इमेजिन करो, मिरर के सामने आपकी इमेज बन रही है, तो अगर आप राइट वाला हाथ ऊपर करते हो तो मिरर में कौन सा वाला हाथ ऊपर होता है? लेफ्ट वाला हाथ ऊपर होता है ना। तो ऐसे लैटरली इन्वर्टेड हो जाती है सारी इमेज, ठीक है। आप एम्बुलेंस में भी देखे होंगे कि एम्बुलेंस में हम उल्टा लिखते हैं। एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो ऐसे सीधे सीधे लेटर्स नहीं लिखे होते हैं, उल्टे लेटर्स लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेटरली इन्वर्ट, हम कभी भी एम्बुलेंस को अपने जो गाड़ी में आपका जो मिरर होता है ना, साइड ग्लास जो होता है, उससे अगर हम पीछे देखने की कोशिश करें तो वो सारे लेटर्स सीधे हो जाए। इसकी वजह से एम्बुलेंस में भी सारे लेटर्स हम कैसे लिखते हैं? उल्टे लिखते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? लेटरल इन्वर्जन की वजह से, ठीक है। पर आप सोचो ना, क्या एम्बुलेंस में ऐसे करने की कोई ज़रूरत है? उल्टे लेटर्स लिखने की कोई ज़रूरत है? एक तो ऑलरेडी एम्बुलेंस इतनी बड़ी एम्बुलेंस होती है, ठीक है, उसके ऊपर सायरन बज रहे होते हैं, दूर से ही देख के पता चल जाए कि एम्बुलेंस है, तो ऐसे उल्टा लिख के क्या फ़ायदा? ठीक है, हम हर बार पढ़ते भी नहीं है ना, आप थोड़ी ना पढ़ने बैठोगे, आपको तो ऐसे देख के पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस ही है। पर ठीक है, ठीक है। तो एम्बुलेंस में भी ऐसा होता है, लेटर्स को हम उल्टा लिखते हैं। जैसे कि कौन से लेटर्स लेटरली इन्वर्टेड हो सकते हैं? जो डी है वो हमें ऐसा दिखेगा कि ये बाजू जो कर्व है वो ये बाजू दिखेगा, ठीक है। ये सी है वो हमें उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो ये जो सारे लेटर्स है, और कौन से लेटर्स हो सकते हैं लेटरली इन्वर्टेड? एफ जो है वो हमें ऐसे दिखेगा। तो ये सारा क्या है? यहाँ पे एक मिरर मान लो, ये मिरर है, ये इमेज बन रही है, तो ये लेटरल इन्वर्जन हुआ। लेकिन कोई कोई लेटर जो है वो जैसे है वैसे ही दिखेंगे, जैसे कि ए है, ठीक है। तो ये ऐसे ही दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये सेंटर से सिमेट्रिक होता है, ये बाजू जैसा है वैसे ही ये बाजू है, तो ये उल्टा होके भी सेम ही दिखता है हमें। जैसे कि ओ है, वो भी हमें ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने सेंटर से कैसा है? सिमेट्रिक है, इसीलिए। तो ये क्या हुआ? लेटरल इन्वर्जन हुआ। तो ये जो बेसिक बेसिक है, ये प्रॉपर्टीज क्या है? प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज है।
अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर में। तो स्फेरिकल मिरर में कैसे होता है, यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसको हम थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देते हैं, थोड़ा ब्लर हो गया है इमेज ऐसे। ये कॉनकेव मिरर है, इसमें मैं ये पीछे की ओर ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी कॉनकेव मिरर या फिर ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर लिए हुए हैं, दोनों में सेम ही प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है जो गिर रही है मिरर के ऊपर और वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, पोल है, ये हमारे पास क्या है, फोकस। ये सारी चीज ध्यान रख। तो अगर इंसिडेंट रे जो है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है ये वाली रे, वो अगर पैरेलल हो किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर इंसिडेंट रे कैसी हो, पैरेलल हो, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से पास होगी। ये हमेशा होता है स्फेरिकल मिरर में। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो हमेशा फोकस से पास होगा। यहाँ पे फोकस होगा, वहां से हमेशा पास होगा। सेम चीज ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अभी यहाँ से अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हो किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे कैसी हो, पैरेलल हो, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये तो डाइवर्जिंग मिरर है तो ये तो ऐसे फैला देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर ऐसे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे फोकस होता है, कॉनकेव मिरर में ये बाजू फोकस होता है, कॉन्वेक्स मिरर में ये साइड फोकस होता है, जो मैंने आपको समझाया। तो इसको हम ऐसे पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो एक्सटेंड करेंगे ना, तो ये हमेशा फोकस से मीट होगा। समझ में आया। अगर ऐसे कोई इंसिडेंट रे गिर रही है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, वो अगर जानना हो तो फोकस से ऐसे लाइन ड्रॉ करके ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। समझ में आया। ये एक तरीका होता है कि इंसिडेंट रे गिरी, वो रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से, तो उसको हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो वो हमेशा कहाँ पे मीट होगी, फोकस पे। कब होता है ये, जब इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे जब पैरेलल हो किससे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तब होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस अगर पैरेलल हो तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमेशा फोकस से पास होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी सेकंड कॉनकेव मिरर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। अभी कॉनकेव मिरर में ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पे क्या है, ये सी मतलब क्या हुआ है, सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। अगर इंसिडेंट रे, अगर कोई भी लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से कहाँ पे, वही सेम पाथ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलेगी। सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, ठीक है, कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये साइड तो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, तो वो यही लाइन में फिर से रिफ्लेक्ट होगा। तो ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, सेम पाथ फॉलो करेगा, जहां से आया वहीं से बाहर, ठीक है। ये भी एक चीज, ये क्यों पढ़ रहे हैं, आगे हम इमेज फॉर्म करेंगे, स्फेरिकल मिरर का यूज करके इमेज फॉर्म करेंगे, वो इमेज फॉर्म करने के लिए हम ये सारी चीजें यूज करेंगे, तो ये याद रखना है, ठीक है। सर कितनी चीजें याद रखनी है, अगर समझ के पढ़ोगे ना बेटा, समझ के पढ़ोगे ना तो याद चुटकियों में हो जाता है। मुझे भी सारी चीजें याद नहीं रहती है, मेरी याद शक्ति भी उतनी मजबूत नहीं है, कमजोर है। समझ के पढ़ोगे ना तो सारी चीजें याद रहेगी, ठीक है। अगर रटने बैठोगे ना तो कल ही भूल जाओ। रट रट के पढ़ते हो ना तो एग्जाम तक ही याद रहता है, ठीक है, उसके बाद भूल जाते हैं। और ये सारी चीजें ट्वेल्थ में भी काम आएगी अगर आप साइंस लोगे है, अगर आप आगे जाके साइंस लोगे तो ये सारी चीजें ट्वेल्थ में रिपीट होगी, ठीक है। ये बेस है आपका अभी ट्वेल्थ के लिए। तो अगर ये इंसिडेंट रे
हमने फोकस वाला पॉइंट देख लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला देख लिया, अब क्या आया पोल। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, पोल मतलब कि कर्व मिरर है उसका जो सेंटर है उसको हम पोल बोलते हैं, तो इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट हो तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो एंगल है इसको अगर इंसिडेंट एंगल आई से डिनोट कर दो तो ये जो है वो रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस का उसको आर से डिनोट कर दो तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। समझ में आया? सेम एंगल पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर में कि अगर इंसिडेंट रे पोल के ऊपर, ये क्या है पोल है, उसके ऊपर इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल से निकल जाती है। और ये जो एंगल है वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम, एंगल की जब भी बात हो तो ये क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि कहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो कहाँ से मेजर कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। समझ में आया? और एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट, ये मैंने जो फोकस वाला पॉइंट बोला, अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास मिरर है, ये हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही हो, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही हो, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा हो तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से। इसका उल्टा भी ट्रू है। यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगा। यहाँ पे उल्टा, अगर फोकस से पास हो रही है इंसिडेंट रे तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है। तो अगर फोकस से पास करूँ तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका उल्टा भी याद रखना है कि अगर पैरेलल हो तो फोकस से पास होता है, अगर फोकस से पास हो तो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी इमेज फॉर्मेशन पे हम आए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो गया है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा वो सारी चीज़ें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लाइट के बारे में पढ़ा। लाइट एक एनर्जी होती है, लाइट वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करती है। ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर याद रखना है। अच्छे अच्छे वर्ड्स याद रखोगे तो ऐसा हमारा इंप्रेशन बनता है यार। स्ट्रेट लाइन बोलो और रेक्टिलिनियर बोलो, अच्छा लगता है ना रेक्टिलिनियर। तो लाइट कैसे रेक्टिलिनियर मोशन करती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, कुछ नहीं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि साइज सेम होती है, डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन होता है, ये सारी चीजें, इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्फीरिकल मिरर पढ़ा। स्फीरिकल मिरर मतलब ऐसे मिरर जो एक स्फीयर का पार्ट हो, स्फीयर से हमने काट के बनाया है वैसे मिरर। क्या होते हैं, कर्व्ड। स्फीरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है। प्लेन मिरर में सीधा होता है, स्फीरिकल मिरर में कर्व्ड सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद स्फीरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव। केव मतलब कि अगर अंदर की तरफ वाला पार्ट शाइनी है, मतलब अंदर की तरफ वाला पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो कॉनकेव हुआ। कॉन्वेक्स मतलब कि अगर बाहर जहाँ पे पेट निकला हुआ है मिरर का वो अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को तो वो कैसा हुआ, कॉन्वेक्स मिरर हुआ। ठीक है, कॉनकेव मिरर पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा। उसके बाद हमने ये सारे मिरर्स में जो पॉइंट्स होते हैं, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अपर्चर क्या होता है, ये सारी चीजें एक ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी रिफ्लेक्शन की, कि जब भी ये कर्व्ड मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं तो कुछ कुछ चीजें कांस्टेंट होती है। जैसे कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगा। वैसे ही अगर फोकस से पास हो रही हो इंसिडेंट रे तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। उसके बाद याद करो क्या पढ़ा, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से वही रास्ते पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही
पास होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पोल, कि अगर इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। एंगल कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, समझ लेना, अच्छे से दिमाग में घुस जाए। उसके बाद हम कल और एक टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे जो है इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का। कल हम इमेज के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये रियल इमेज क्या होता है सर, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और उसका इमेज फॉर्मेशन भी कैसे होता है वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।